नमस्कार दोस्तों, इंडुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र पॉइंटर का समान अध्ययन देखेंगे और इसमें आपको भारतीय इतिहास आज दिया जा रहा है। तो पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको पता ही है ये जो बुक है ये बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति करता है किसी भी सब्जेक्ट का, और इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन उसको वन लाइनर रूप में ये प्रस्तुत करता है। यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। इससे संबंधित देखते हैं। फर्स्ट है इसमें नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ये द एल्मीडा से संबंधित है। वास्को डिगामा कालीकट तट पहुंचा था तो ये 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में था तो ये फ्रांसिस्को द एल्मीडा था। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। सही सुमेलित है, देखना है। समुद्री यात्री और देश दिया हुआ है। वास्को डिगामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक जो था ये ग्रेट ब्रिटेन का था, तस्मान हॉलैंड का था। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, ये कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे ये पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया, पुर्तगालियों ने किया था। बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों ने द्वारा स्थापित किया गया है। तो डचों ने हुगली और चिंसूरा में फैक्ट्री स्थापित की थी, हुगली एवं चिंसूरा में। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन देखेंगे तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी जो थी शक्ति ये पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले जो लोग थे ये ब्रिटेन के थे। सही कथन देखते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनियों में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जिसको मिला था ये लीवेंट कंपनी को मिला था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ठीक है, भारत का बादशाह अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था तो ये जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के। इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी तो ये सूरत में थी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, ये सूरत में स्थापित की थी। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे तो ये सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में स्थापित कर लिए थे 1625 तक। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था तो ये थॉमस बेस्ट ने हराया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया तो ये अंग्रेजों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी तो सूरत में थी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंपा था 1797 में, सौंपा था 1797 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, ये सर जॉन चाइल्ड है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। सही सुमेलित है, देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की जो संधि से अंत हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था इसका। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से संबंधित है। अब युद्ध और वर्ष देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच रहा। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 54 के बीच। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो ये डुप्ले ने की थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सन स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था कॉलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिनसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, 1632 में स्थापित की थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, सही सुमेलन है पांडिचेरी। पांडिचेरी फ्रेंच से संबंधित है। गोवा पुर्तगीज से संबंधित है। ट्रावनकोर जो है ये डेन का अधिकार था। सतरास पे डचों का अधिकार था। तो पांडिचेरी पर फ्रेंच का अधिकार था, गोवा पे पुर्तगीज का। नेक्स्ट है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे ये नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। ठीक है, भारत में ये डचों द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्री यहाँ पे थी। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किया था जीबी मैकाले ने। एक्सला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन देखना है तो इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। एक्सला शापेल 1748 की जो संधि हुई थी उससे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये सभी इनकी सफलता का काम। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखेंगे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान था। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया ये प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से बताना है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था, तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी ये मीर कासिम है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था तो ये बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो ये बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान हुई थी, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने।
1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था, तो ये लॉर्ड क्लाइव था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो ये 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था, तो ये मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे वह है खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन देखना है, तो राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थमंत्री थे और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम देखना है, तो अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध होता है, फिर वांडीवास का युद्ध और फिर बाद में बक्सर का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ने इसमें फ्रेंच को हराया था। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, तो ये काउंट लाली है, काउंट लाली। सही सुमेलन देखते हैं। बक्सर का युद्ध में मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों के द्वारा। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे लड़े थे। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठा ने किया था। अब देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, तो पहला है इसमें दिल्ली, काबुल, मकराना तथा श्रीनगर में से रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर सम्मिलित था। तो रंजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। रंजीत सिंह संबंधित थे शुक्र चकिया मिसल से संबंधित थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना की थी लाहौर में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये कहा था महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह थे। सिंह राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के बारे में यहाँ पे सही कथन देखना है। इसमें सही बस इतना में सही कथन देखना है, तो यहाँ केवल एक ही सही है कि जो पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह थे, तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन थे, तो ये सर हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल ये तीनों थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध विजयी हुआ हैदर अली। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली विजयी हुआ था। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, ये सर आयरकुट को हराया था। सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, ये टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो ये पोलीलूर में हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ की थी। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे। अब सही सुमेलित है देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है हैदर अली जो होता है इसमें विजित होता है प्रथम आंग्ल मैसूर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णायक होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित होता है और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे देता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया जाता है और युद्ध के मध्य ही ये दिवंगत हो जाता है। सुमेलित है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। मंगलोर की संधि 1784 में। सालबाई की संधि 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में हुआ है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध
चर्च का निर्माण करवाया था? तो ये सरधना में। सही कथन देखेंगे, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। अब देखेंगे सही कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, हैदराबाद राज्य के निजाम ने नहीं किया था। अब देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। सही कथन है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत्व के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। सत्य कथन है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। घटनाओं के घटित होने का कालक्रम सही देखना है तो बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ है 3 मई 1765 में। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में होती है और वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल बनकर आना, ये गवर्नर जनरल बनना है तो ये 1774 में था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कथन और कारण देखेंगे तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव आविष्कार किया था। ये सही है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है और कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था तो ये वारेन हेस्टिंग ने चलाया था। घटनाएं और वर्ष देखिए, बक्सर का युद्ध 1764 में, सहायक संधि 1798 में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त होता है 1833 में, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना ये 1813 में होता है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया, तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, ये दरोगा को कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट देखेंगे, हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालक्रम। तो सबसे पहले हैदराबाद किया था, फिर मैसूर ने किया था, फिर अवध और बाद में सिंधिया ने किया था। सुगौली की संधि 1815 में होता है, नेपाल के साथ हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। तो नोट देख लीजिए, यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि की बात होती है तो वेलेस्ली को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाता है तो उत्तर क्या होगा, हैदराबाद। लेकिन केवल सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछेगा तो ये अवध का नवाब हो जाएगा।
भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात हुआ लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहा था, तो तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका लहराए रखा था, ये लॉर्ड वेलेस्ली था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह लॉर्ड हेस्टिंग था। सही सुमेलित है, देखेंगे हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे, ये 1820 से 27 के बीच रहे थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, ये लॉर्ड कर्नवालिस है। ठगों के दमन से संबंधित है थे कौन, ये कैप्टन स्लीमैन, ठीक है, कैप्टन स्लीमैन संबंधित है। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया 1789 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था, तो एक कुप्रशासन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ था। सही सुमेलित देखेंगे 1849 में पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय हुआ, 1855 में करौली का विलय हुआ। बघात जो है बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1850 में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, तो ये डलहौजी ने। जेम्स एंड्रूज रमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था वे लॉर्ड डलहौजी थे। अच्छा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई है एलन बरो के समय। सिंध पर विजय ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम पहला रेल लाइन जो है का निर्माण हुआ है बम्बई से थाने के बीच, और ये पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने, ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो ये 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो। सही सुमेलित युग्म है लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से, लॉर्ड डलहौजी जो है व्यापगत सिंहासन से संबंधित है, लॉर्ड कैनिंग है 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो ये थे, लॉर्ड हेस्टिंग है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का जो 17वां रेगुलेशन सती प्रथा के अंत से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था ये लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया था। अब सही सुमेलित देखेंगे सर जॉन शोर, इसने निष्क्रियता संबंधित है, निष्क्रियता की नीति को अपनाया था।
लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध का विलय हुआ। डलहौजी के समय अवध का विलय हुआ। बेलेजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलीनीकरण होता है। डफरिन के समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। विलियम बेंटिक के समय चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है जॉन लॉरेंस है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना मेयो के काल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी जब वे भ्रमण पर थे, तो एक दंडित अपराधी ने किया था। ठीक है, एक दंडित अपराधी ने किया था, तो ये लॉर्ड मेयो है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा है लॉर्ड लिनलिथगो, फिर लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में सशक्त हुई, ये रिपन के द्वारा। ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। नेक्स्ट है महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। सही सुमेलित है। क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन लगा था। बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा के समय संबंधित है। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन ने स्वायत्त शासन से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के विभाजन से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। जीके गोखले ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले कर्जन आएगा, फिर हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड, फिर इरविन लास्ट में। और सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सत्य कथन देखना है। तो कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी कर्जन तथा मिंटो के द्वारा अपनाई गई थी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कर्जन का कथन है। कर्जन का वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए किया था। तो ये लॉर्ड मिंटो है। भारत का एकमात्र अयहूदी जो वायसराय था ये लॉर्ड रीडिंग है। सही सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के समय, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन के समय, इल्बर्ट बिल जो है रिपन के समय, ठगी का दमन किया था विलियम बेंटिक ने, रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग के समय आया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो हुआ है ये हार्डिंग के समय हुआ है। अब देखेंगे आगे। चुक का सिद्धांत कह लीजिए हड़प नीति डलहौजी के समय, बंगाल का विभाजन कर्जन के समय, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय, सामाजिक सुधार बेंटिक के समय हुआ था। सही सुमेलित है। तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्क्विस। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधीन तो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे, डलहौजी का अर्ल और मार्क्विस। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय 1858 इंडियन काउंसिल एक्ट के अधीन तो ये गिलबर्ट जॉन इलियट मरे किनिम, ये मिंटो का अर्ल है।
गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन, तो ये आर्किबाल्ड पर्सिवल बेवेल, बाइकाउंट और अर्थ बेवेल, ये दिया है। आईएएस का क्वेश्चन था ये। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करने का प्रारंभ हुआ था, कैनिंग के समय। अब देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठक थी, तो ये लंदन में हिंदी इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिक कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो ये सभी होम चार्जेस थे। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। स्मरारी बंदोबस्त लागू हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त जो है कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ। कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, 1793 में किया गया था। चिरस्थाई 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम दिया गया, तो ये 1885। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे, तो ये अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन, विनगेट और गोल्ड स्मिथ थे। सर टॉमस मुनरो जो हैं जिस भू राजस्व व्यवस्था से बंदोबस्त से संबंधित थे, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, ये दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन देखना है, तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये रैयतवाड़ी प्रथा कहलाती है। सत्य कथन देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी और इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में। सुमेलित करेंगे व्यवस्था और संबंधित राज्य। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में थी, 12 बलूट ये महाराष्ट्र में, मिरासी जो थी ये तमिलनाडु में, अडाडे ये कर्नाटक में था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत व्यय होता था, ये 40% होता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है, तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। सत्य कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप जो था अप्रतिफलित निर्यात था। भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे, तो ये दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये सभी आर्थिक आलोचक थे। बाल गंगाधर तिलक, सी.आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, सर सैयद अहमद खान में से
दादा भाई नौरोजी के उस सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है, तो सर सैयद अहमद खान ये नहीं करते थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रानडे ये सभी करते थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक जो है 1901 में प्रकाशित हुई थी और ये किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था कार्ल मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। अनऔद्योगिकरण के संदर्भ में सत्य कथन है, यह प्रक्रिया जो है 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे बनिया। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो ये भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। वह कथन जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, तो ये भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पर भारत में ये प्रभाव को दिखाता है। अब देखेंगे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। सही सुमेलन है अबुल कलाम आज़ाद का पत्रिका है इंडिया विंस फ्रीडम। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक की है और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा था मनु बहन ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अरविंद घोष ने द लाइफ डिवाइन लिखा था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक थे बिपिन चंद्र। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक प्रकाशित की गई थी गोपाल बाबा वलंगकर के द्वारा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह थे कर्नल जेम्स टॉड। अब सुमेलित है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की पुस्तक थी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की है। फिर से इसे अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किसने लिखा था? लॉरी कॉलिस एवं डोमिनिक लेपियर ने। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरी एंड आफ्टर, ये दुर्गादास ने लिखा था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने लिखा था। ठीक है। रन्स एंड रूइंस, ये सुनील गावस्कर का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। इंडियन अनरेस्ट, ये वैलेंटाइन सिरोल का है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है और ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट बीडी सावरकर का है। सही सुमेलित है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग लिखा था। लाला लाजपत राय की है ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग, आत्मचरितात्मक रचनाएं। जवाहरलाल नेहरू का है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये ताराचंद का लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता ने लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। अवर इंडियन मुसलमान्स W हंटर का लिखा था। आरसी मजुमदार ने दी सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ले, ये आरसी मजुमदार ने लिखा था। रुद्रांशु मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857 टू 1858, एसपी चौधरी के द्वारा लिखा गया था। सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज, ये 1857 टू 1859 के बीच का था। ठीक है। सही सुमेलित है देखते हैं ह्यूगो टोए, स्प्रिंगिंग टाइगर से संबंधित है। फिलिप स्टॉलबर्ट जो है अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन,
ये लिखा था इन्होंने। ठीक है, स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा था ह्यूग टोए ने, और ये अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन से फिलिप्स टॉलबॉट ने लिखा था। स्प्रिंगिंग टाइगर जो है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। भगत सिंह ने इन एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ये लिखा था। बंदी जीवन सचिन ना सन्याल का है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, ये भगत सिंह का है। नेक्स्ट देखेंगे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। बंदी जीवन सचिन नाथ सन्याल का है। द ड्रीम लैंड ये लाला शरण राम शरण दास का है। ठीक है, दी ड्रीम लैंड। देखिए 2 ड्रीम लैंड है, एक भगत सिंह ने लिखा है, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीम लैंड ये भगत सिंह का है। ठीक है, अब ये और केवल जब दी ड्रीम लैंड होगा तो ये लाला राम शरण दास का होगा। द फिलोसफी ऑफ बम ये भगवती चरण ओहरा का है। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये ल्यू फिशर ने लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी ये फ्रैंक मोरेस ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस पुस्तक किसने लिखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। H.V. हॉडसन द ग्रेट डिवाइड ने H.V. हॉडसन ने द ग्रेट डिवाइड लिखा था, और जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त का है। गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का है। द ब्रोकन विंग है सरोजनी नायडू का। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में। राम मनोहर लोहिया का जो लिखा हुआ है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ तथा वेश्या कहा है, ये हिंद स्वराज में कहा है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक C.R. दास। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये किसने लिखा है, M.K. गांधी ने। दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। लिविंग एन एरा ये D.P. मिश्र के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक श्री अरविंद हैं। बहुविवाह के ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र का है। शतरंज के खिलाड़ी ये प्रेमचंद का है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। अमृत और बुइस ये अमृत लाल नागर का है। चितंबरा जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का है। देवदास शरद चंद्र चटर्जी का है। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। M.N. राय की उत्प्रवासी समाज साम्यवादी पत्रिका थी वैंगार्ड। ठीक है, इनमें से ये गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य पुस्तकों में से वह पुस्तक जिसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है तो ये आनंद मठ है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है आनंद मठ को। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में सत्य कथन देखना है तो इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी और इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। वंदे मातरम का गीत जिसने उसकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा दी थी, ये अंकित है आनंद मठ में। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगढया के रचयिता केसरी सिंह बारहट हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी गुजराती में। M.K. गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है भारत दुर्दशा। अंधेर नौकरी चौपट राजा नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सुब्रमण्यम भारती कवि थे तमिल भाषा के। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। सही कथन है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं E.M. फोस्टर।
इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर जॉर्ज बर्ग। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी कैथरीन मेयो के द्वारा। सही सुमेलित है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। साधना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है। झंडा गीत लिखा था श्याम लाल पार्षद ने। राष्ट्रगीत ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा है प्रदीप द्वारा लिखा गया है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है पंजाब, ये संबंधित थे पंजाब से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति जो है अपनी रचना में लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम है ये मनोरंजन प्रसाद सिंह। मैं अनीश्वर